नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक समस्या रघुनाथ जी ने गुड़गांव दिल्ली से लिख भेजी है कि उनकी बेटी 28वें साल में प्रवेश कर गई है। बेटी का जन्म डिटेल उन्होंने लिखा है 5 मार्च 1994। जन्म समय है रात्रि के 11:15 बजे और जन्म स्थान है जयपुर। बेटी कॉलेज में लेक्चरर है, सुंदर सुशील है और उसकी शादी का उन्होंने कई सालों से अथक प्रयास भी किया है। बहुत सारे रिश्ते देखे हैं लेकिन उसकी रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ पाती है। क्या कारण है? कुछ समाधान हो तो बताएं। रघुनाथ जी, 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहली तो आपने अपनी बेटी का जो जन्म डिटेल मुझे भेजी है उसके अनुसार बेटी के 7वें स्थान पर मंगल विराजमान है। 7वें स्थान पर मंगल मांगलिक दोष भी पैदा कर देते हैं। कुछ और अशुभ युक्तियां हैं लेकिन 7वें स्थान के मंगल, लाल किताब में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके 7वें स्थान पर मंगल विराजमान हो और ऐसा जातक अपने घर पर साली को, मौसी को या नौकरानी को रखता है, घर में तोते पाल लेता है, खास करके मैना पालता है, तो ऐसे में 7वें स्थान का ये बुध है और प्रकोपी हो जाता है और प्रबल बन जाता है। क्योंकि 7वें स्थान को लाल किताब या ज्योतिष में सूर्य और शुक्र और बुध का घर माना गया है। और ऐसे में जब 7वें स्थान पर मंगल विराजमान होते हैं तो 7वें स्थान पर सूर्य का प्रकोप बढ़ जाता है। क्योंकि लाल किताब कहती है जब भी शुक्र और बुध का मेल होता है तो वो सूर्य का प्रभाव देने लगते हैं और सूर्य के प्रभाव के साथ में जब मंगल विराजमान होते हैं तो उस घर की प्रबलता बढ़ जाती है। 7वें स्थान पर सूर्य को भी अशुभ माना गया है और मंगल को भी अशुभ माना गया है। 7वें स्थान पर जब सूर्य विराजमान होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी तरह की परेशानी आती हैं। पहले तो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है, विवाह में बहुत तरह की बाधाएं आती हैं। विवाह हो जाए तो पति पत्नी के मध्य तनाव बना रहता है और तनाव ही नहीं रहता, कभी कभी अशुभ स्थितियाँ यहाँ तक बढ़ जाती हैं कि वो एक दूसरे से अलग होने को, एक दूसरे से विमुख होने को उत्सुक हो जाते हैं। इसलिए 7वें स्थान के मंगल को अशुभ ग्रह माना गया है। वैसे मंगल तो मांगलिक कार्य करने वाले हैं, सारी मांगलिक कार्यों की शुरुआत मंगल के माध्यम से होती है। लेकिन जन्म कुंडली कुछ ऐसे भाव है, कुछ ऐसे घर हैं यहाँ मंगल जब विराजमान हो जाते हैं तो मांगलिक दोष पैदा कर देते हैं। तो एक प्रचलित मान्यता है कि यदि मांगलिक दोष वाले व्यक्ति के लिए मांगलिक लड़का यदि जीवन साथी का चुनाव किया जाए तो उत्तम होता है। तो पहले तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि 7वें स्थान का मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, विवाह के लिए एक मुख्य बाधक सिद्ध हो जाता है। वैसे जन्म कुंडली में विवाह के लिए शुक्र को और बृहस्पति को भी हम काफ़ी मान्यता देते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र अशुभ भाव में है, बृहस्पति अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, पापी ग्रहों का प्रभाव इन ग्रहों के ऊपर है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं। और कभी कभी तो देखा गया है कि ऐसी ग्रह युक्तियाँ निर्मित हो जाती हैं कि पूरा जीवन प्रयास में ही गुजर जाता है। युवक के लिए हम युक्ति यानी कि वर के लिए वधू ढूंढते रहते हैं, वधू के लिए वर की तलाश में रहते हैं। आशा रहती है लेकिन वो आशा एक तरह से पूरी जिंदगी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो जाए तो उनका गृहस्थ जीवन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। हाँ, कई बार ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि वैवाहिक कार्य में कुछ सफलता तो मिल जाती है लेकिन सफलता भी अपयश में बदल जाती है। खैर, इस चीज़ पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं मैं जहाँ चाहूँगा। तो ऐसे में 7वें स्थान का मंगल, 8वें स्थान का मंगल वैवाहिक कार्य में बहुत सारी विघ्न बाधाएं खड़ी करता है और यही बाधा आपकी पत्नी बेटी की कुंडली में है। शुक्र भी अशुभ हैं, शुक्र पर भी सूर्य का अशुभ प्रभाव सीधे सीधे पड़ रहा है। राहु भी शुक्र को प्रभावित किए हुए हैं और राहु और सूर्य इस ग्रह के साथ भी हो जाते हैं और पृथकता का कारण बन जाते हैं। शुक्र गृहस्थ जीवन का, विवाह का, इसको जिया कारक कहा गया है।
पारिवारिक कार्य कहा गया है, वैवाहिक कार्य कहा गया है। ऐसे में या तो को वैवाहिक कार्य से ही विमुख कर देते हैं, अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन ग्रहों की शुभता की तरफ सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। वैसे आपने सुना होगा, वैसे वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन मैं तो अपनी दृष्टि से कहता हूँ, आपने सुना होगा कि जब तारा डूब जाता है तो हम विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं करते। वैसे बहुत सारे उसमें हम नवीन कार्य भी नहीं करते हैं। विवाह डूबने के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन विवाह डूबने का अर्थ है शुक्र का अस्त हो जाना। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कुछ समय हमें पूर्वी क्षितिज में दिखाई देते हैं और कुछ साल के कुछ समय ऐसा होते हैं, कुछ महीने ऐसे हैं जो पश्चिमी क्षितिज पर वो अस्त होते दिखाई देते हैं। जब संध्या हो जाती है तो पश्चिम की तरफ एक तारा तेज से टमटमाता नजर आता है, उसको हम शुक्र तारा कहते हैं। और यही तारा कुछ महीने अस्त रहने के बाद फिर पूर्वी क्षितिज पर उदित होना शुरू हो जाता है, और जब वो दिखाई नहीं देता तभी हम कहते हैं कि तारा डूब गया। उस स्थिति में जो मानव जाति है शुक्र के प्रभाव से दूर हो जाती है, और ऐसे में ऐसे वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य हमारे लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आजकल इस चीज़ को हम ज़्यादा मान्यता नहीं देते। प्राचीन संस्कृति में इसको तो बहुत मान्यता दी जाती थी, क्योंकि उस अवसर पर वैवाहिक कार्य करना, मांगलिक कार्य करना वो स्थिर होते थे। अब हम इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ग्रहों का अपना भी विशेष प्रभाव है। तो आपकी बेटी की जन्म कुंडली में जो अशुभ ग्रह हैं, अशुभ स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि हर शुक्रवार को आपने रवा और देसी घी का हलवा बना के और उसे तांबे के पात्र में भर के या कांसे के पात्र में भर के उसको किसी मंदिर में देना है। आप इसको हर शुक्रवार को दे सकते हैं, और जब भी नियमित रूप से शुक्रवार को इस कार्य को करने जाएं तो आप उस बर्तन को वापस ला सकते हैं। लेकिन एक शुक्रवार या एक पूर्णमासी को अपने बर्तन सहित उस हलवे को मंदिर में छोड़ के आना। रवा आप जानते होंगे, रवा हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है, रवा पंजाबी में कहते हैं, जिससे हम हलवा बनाते हैं। एक आटे का होता है, एक दूसरा उसका होता है। तो एक तो आपने ये कार्य करना है। इस कार्य को करने से, क्योंकि रवा को हमने मंगल का कारक कहा गया है, रवा हमने बुद्ध का वस्तु मानी है, और देसी घी शुक्र की वस्तु मानी है। जब शुक्र और बुद्ध मिलते हैं तो यहाँ सूर्य, और इस सूर्य को यदि मंदिर में दे आते हैं तो वो हमारी जन्म कुंडली के अशुभ प्रभाव से दूर हो जाते हैं। तो पहला काम तो आपने ये करना है। इस काम को करने से वैवाहिक संयोग बने लगेंगे। दूसरा, नियमित रूप से आप स्वयं या आपकी बेटी एक गिलास में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध डाल के एक बड़ के वृक्ष पर निरंतर जाए, और 43 दिन तक इस उपाय को आपने करना है, अपनी बेटी से कराना है। वैसे स्वयं भी कर सकते हो, बेटी की माँ भी कर सकती है, और बेटी स्वयं करेगी तो उसका अच्छा फल मिलेगा। तो वो जो पानी है, दूध मिश्रित पानी है, दूध में चाहो तो आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, देसी खंड डाल सकते हैं, और इस जल से वड़ वृक्ष की जड़ पे इसको डालकर वहाँ जो मिट्टी गीली होती है उस मिट्टी का टीका लगाना, तिलक लगाना है। ये काम निरंतर 43 दिन तक जारी रखना है। इस कार्य को आप यदि करेंगे, अपनी बेटी से कराएंगे, तो उसके भाग्य में तो प्रबलता आएगी, वैवाहिक संयोग का कार्य बनेगा। एक आप ये काम करिए कि बेटी से कहेगी चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा के, वो चौकोर टुकड़ा 7-8 ग्राम के करीब हो, उसे अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें, क्योंकि लड़कियों का तो पर्स होता नहीं, जेब होती नहीं, तो पर्स में रख सकती हैं। एक पुरुष जो हैं उनकी तो शर्ट में पॉकेट रहता है, तो अपने जेब में रख सकते हैं। तो उसे कहें कि वो पर्स में रखे और उसको हमेशा अपने साथ रखे। ये और एक 3 धातु की अंगूठी बनवा के, वैसे तो सोने में पुखराज धारण किया जाता है, लेकिन लाल किताब कहती है कि जिन लोगों के वैवाहिक कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रिश्ते आते हैं, रिश्ते स्थिर नींद टूट जाते हैं, ना हो जाती है, तो ऐसे जातकों को 3 धातु की अंगूठी में
सफ़ेद रंग का पुखराज दड़बा के पहना देना चाहिए, क्योंकि 3 धातु में सूर्य चंद्र मंगल एक साथ आ जाते हैं, पुखराज आ जाता है, पुखराज बृहस्पति आ जाता है। तो मेल होने से उनकी ग्रह युक्तियाँ सहज बन जाती हैं, वैवाहिक कार्य आगे बढ़ जाता है। बड़ पर दूध और पानी चढ़ाने का अर्थ भी यही है कि ग्रहों की शुभता को प्रदान की जाए। तो आप ये काम करा के देखिए, निश्चित रूप से देखेंगे कि 3-4 महीने के अंदर अंदर उसका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाएगा। कहीं ना कहीं अच्छा सुयोग जो वर है उसके लिए उपलब्ध हो जाएगा। और मेरे लिए यदि कोई और सेवा हो बताइए। हाँ, मैं आपसे कहूँगा, मैं मित्रों से भी कहना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे वीडियो तो नियमित रूप से देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को भी अब प्रेस कर। धन्यवाद मित्रों।